Assalamu alaikum students. My name is Miss Noreen and I will teach you biology online. Now I will discuss chapter number 2, structural organization of life. This chapter is included in the month of July. We will discuss my first topic of this chapter. What is cell? Cell is the basic unit of life. जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारी अर्थ के ऊपर, इवन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, there are 2 kinds of living organisms. Number 1 unicellular and number 2 multicellular. Those living organisms whose body made up of only one cell is called unicellular organisms. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल मौजूद हो, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्यूबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, दिस ऑल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड टाइप जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Multicellular organisms are those whose body are made up of many cells. Multi means many, cellular means cell. Such organisms whose body consists of many cells is called multicellular organisms. For example, plants, animals, human beings. मेन फंक्शन क्या है बेटा सेल का? कि सेल को क्या हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी सेल को कैसे मिलती है? जब हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करने के बाद हम सांस लेते हैं और सांस के ज़रिए जो ऑक्सीजन मौजूद है हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग में, हमारी एयर के अंदर, हमारे सांस के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है। इंटर होने के बाद ये हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करती है, ब्रेक डाउन करती है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट करता है। तो सेल को एनर्जी कैसे मिलती है? जब हम फूड को इनटेक करते हैं, ये फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी जनरेट होती है। कोई भी हम काम करते हैं तो हमें किसकी नीड होती है? एनर्जी की। तो सेल को एनर्जी कैसे मिलती है? When we take food, जब हम फूड इनटेक करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ह्यूमन बीइंग्स की, हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड मौजूद होता है। अगर इस यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो ये हमारी किडनी के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये यूरिक एसिड, जब हमारा यूरिन पास आउट होता है, ये यूरिक एसिड उस यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से पास आउट होता है। तो ये यूरिक एसिड क्या है? ये वेस्टेज है, ये अनवांटेड सब्सटेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। होम्योस्टेसिस को सेल मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस क्या है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है और हमारी सराउंडिंग की इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, हम हमारी बॉडी को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए हमारी बॉडी की सरफेस पे हेयर्स मौजूद होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है
गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है 42 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हेयर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। इसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नाउ वी विल डिस्कस माय सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल को कैसे डिस्कवर किया। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी है वो स्टार्ट होती है मैग्नीफाइंग ग्लास से। डिस्कवरी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। इनिशियल स्टेजेस पे बायोलॉजिस्ट के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं था जिसके ज़रिए वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सके। तो साइंटिस्ट क्या करते थे, उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था, वो इसके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की साइंटिस्ट ने वो किसके ज़रिए की, मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए की। उसके बाद इन 1910 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, इनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको हम स्टडी नहीं कर सकते थे, साइंटिस्ट देख नहीं सकते थे, उनको स्टडी करने में माइक्रोस्कोप उनको स्टडी करने में हेल्पफुल साबित हुई। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन 1665 के अंदर इन्होंने इस माइक्रोस्कोप को मज़ीद इम्प्रूव किया। कैसे इम्प्रूव किया, इन्होंने लेंसेस जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाए। ये जो न्यू माइक्रोस्कोप थी इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए इन्होंने पहली मर्तबा सेल को डिस्कवर किया था। कैसे, इन्होंने एक प्लांट लिया, इस प्लांट का नाम था द नेम ऑफ दिस प्लांट इज ओक प्लांट। इस ओक की बार्क क्या होती है, जो हार्ड ट्रीज होते हैं ना, उनकी जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, वो बार्क कहलाती है। इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, क्योंकि हार्डवुड होती है इसलिए डेड सेल्स होते हैं, तो ये सेल्स बार्क कहलाते हैं। इन्होंने बार्क ली, उसको कट किया, कट करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर प्लेस कर दिया। जब उन्होंने इसके स्लाइसिस को, बार्क के स्लाइसिस को प्लेस किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इनको माइक्रोस्कोप के अंदर सम स्मॉल रूम्स नज़र आए, चैम्बर्स नज़र आए। इन चैम्बर्स को, इन स्मॉल रूम्स को इन्होंने नाम दे दिया सेलुला का, क्योंकि ये इटालियन साइंटिस्ट थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, और इटालियन लैंग्वेज में स्मॉल रूम्स के लिए सेलुला का वर्ड यूज किया जाता है। तो इसलिए इन साइंटिस्ट ने इन स्मॉल रूम्स को नाम रख दिया इनका सेलुला। इस तरीके से पहली मर्तबा सेल को डिस्कवर किया इन्होंने प्लांट के अंदर। इसके अलावा इन्होंने इन प्लांट सेल के सराउंडिंग पे एक वॉल मौजूद थी, इन्होंने इसको नाम दे दिया, डेट इज सेल वॉल। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, इनका नाम था डेट्रोजिट। इन 1842 के अंदर इन्होंने प्लांट मटेरियल लेके उसको नाइट्रिक एसिड के अंदर बॉयल किया और उसके बाद उसको प्लेस कर दिया माइक्रोस्कोप के अंदर। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में इस प्लांट मटेरियल को ऑब्जर्व किया तो इनको पता चला कि जो प्लांट मटेरियल है इसके अंदर क्या मौजूद है, सेल मौजूद है। इस तरीके से डेट्रोजिन ने सेकेंड टाइम सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 के अंदर स्फेरिकल शेप बॉडी को ऑब्जर्व किया था सेल के अंदर। सेल के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी मौजूद होती है, इस बॉडी को इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। तो रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, इनका नाम था शेलिनन। ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं। ये प्लांट्स को स्टडी करते थे। जब इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया तो इनको पता चला कि इन प्लांट्स की बॉडी में भी सेल्स मौजूद। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था शॉवन। शॉवन जोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं। जब इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया तो इनको पता चला कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी सेल्स मौजूद है।
और एनिमल सेल के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रॉडल्फ विर्च्यू। इन्होंने 1858 के अंदर फॉर्मेशन बताई थी कि सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं, वो डिवाइड होके न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। यानी कि जो पुराने सेल्स है वो डिवाइड होके न्यू सेल्स बनेंगे, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। इस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल्स को डिस्कवर किया और सेल के पार्ट्स को डिस्कवर किया था। नाउ माय थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेल थ्योरी। 3 साइंटिस्ट थे। पहले का नाम था शेलिडन, जो कि बॉटनिस्ट थे, सेकंड शोवन एंड थर्ड रॉडल्फ विर्च्यू। इन तीनों साइंटिस्ट की जो कंबाइंड एफर्ट थी, इन्होंने अपनी एफर्ट्स को एक थ्योरी तरह प्रेजेंट किया। इस थ्योरी को सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी के 3 मेन पोस्टुलेट्स है। नंबर 1, all living organisms are composed of one or more cells. We already discussed कि हमारी अर्थ पे जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या तो उनकी बॉडी में एक सेल मौजूद है या एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद है। सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, और हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लाइक एक्सक्रीशन, अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में। थर्ड पॉइंट था, रॉडल्फ विर्च्यू ने फॉर्मेशन बताई थी किसकी, कि सेल्स, न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कौन से होते हैं? जो ओल्डर सेल्स होते हैं उनको प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहते हैं। ये जो ओल्डर सेल्स है ये डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। तो ये 3 मेन पोस्टुलेट्स थे सेल थ्योरी के। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सेल जो है, कोई भी सेल हो, वो 4 बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। सेल 4 मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। पहला, नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 3 न्यूक्लियस, नंबर 4 साइटोप्लाज्म। ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होते हैं ऑल टाइप ऑफ सेल्स के अंदर। Number 1, we discuss about cell. What is cell wall? Cell wall क्या होती है? Cell wall outer most boundary होती है जो प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल के सराउंडिंग पे मौजूद होती है। प्लांट सेल के सराउंडिंग पे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल कहलाती है। ये सेल वॉल प्लांट सेल के सराउंडिंग में भी मौजूद होती है, बैक्टीरियल सेल के सराउंडिंग पे भी मौजूद होती है और फंगल सेल के सराउंडिंग पे भी मौजूद होती है। अब हम कंपोजिशन को स्टडी करेंगे कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन में क्या स्टडी करते हैं हम? जो डिफरेंट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल एंड फंगल सेल वॉल, ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस से मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली 2 मेन केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी है। नंबर 1 सेलुलोज एंड नंबर 2 पैक्टीन। बैक्टीरियल सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से मिलकर बनती है, जबकि फंगल सेल वॉल जो है वो फंगल सेलुलोज से मिलकर बनती है, जिसको काइटिन भी कहते हैं। फंगल सेलुलोज एंड काइटिन से मिलकर बनती है। तो कंपोजिशन जो होती है सेल वॉल की वो डिफरेंट होती है। प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टीन से मिलकर बनती है। बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है और फंगल सेल वॉल सेलुलोज एंड काइटिन से मिलकर बनी होती है।
जब साइंटिस्ट ने सेल वॉल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पता चला ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से मिलके बनती है, और ये सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। ये फाइबर्स अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर, और ये फाइबर्स अपने आप को एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सिमेटिंग लेयर के जरिए। सिमेटिंग लेयर को कैल्शियम पेक्टिन कहते हैं, पेक्टिन भी कहते हैं और कैल्शियम पेक्टेट भी कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर में आपको सेलुलोज फाइबर्स नजर आ रहे हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सेलुलोज फाइबर्स है। ये सेलुलोज फाइबर्स कहाँ मौजूद है, प्लांट सेल वॉल पे, और किस मैनर में अरेंज है, क्रिस क्रॉस मैनर में। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये देखिए क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज है। इनकी अरेंजमेंट कैसी है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। तो ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है किसकी, सेलुलोज फाइबर्स की। ये सेलुलोज फाइबर्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सिमेटिंग लेयर के जरिए, जिसको कैल्शियम पेक्टेट और पेक्टिन कहते हैं। जब साइंटिस्ट ने सेल वॉल की थिकनेस को स्टडी किया तो पता चला ये सेल वॉल जो है वो 3 मेन लेयर्स से मिलके बनती है। इट इज कंपोज ऑफ 3 मेन लेयर्स। नंबर 1 मिडिल लैमेला, नंबर 2 प्राइमरी वॉल एंड नंबर 3 सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला क्या होती है, प्राइमरी वॉल्स, जो प्राइमरी वॉल्स होती है नेबरिंग सेल्स की, 2 सेल्स मौजूद है आपस में, वो 2 सेल जो आपस में एक दूसरे के साथ मौजूद है वो नेबरिंग सेल्स कहलाते हैं। इन नेबरिंग सेल्स की जो वॉल होती है, जो प्राइमरी वॉल होती है, जो फर्स्ट वॉल होती है, इन वॉल्स के दरमियान में एक सिमेटिंग लेयर मौजूद होती है। इस लेयर को मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल मीन्स मिड में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, मिडिल में मौजूद है। किसके मिडिल में है, प्राइमरी वॉल्स के मिडिल में। किसकी प्राइमरी वॉल्स के मिडिल में है, नेबरिंग सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के मिडिल में है। तो नेबरिंग सेल्स की जो प्राइमरी वॉल होती है इसके सेंटर में, इसके बिटवीन एक और सिमेटिंग लेयर मौजूद होती है जिसको मिडिल लैमेला कहते हैं। दूसरी जो लेयर होती है वो प्राइमरी वॉल कहलाती है। नंबर 1 प्राइमरी वॉल कहलाती है। प्राइमरी वॉल जो है ये फर्स्ट लेयर जो होती है सेल की, इसको सेल वॉल की जो पहली लेयर है वो प्राइमरी वॉल कहलाती है, और ये सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनती है। इसके अलावा एक और इनरमोस्ट लेयर मौजूद होती है जिसको हम सेकेंडरी लेयर भी कहते हैं, सेकेंडरी वॉल भी कहते हैं। तो प्राइमरी वॉल के इनसाइड जो लेयर मौजूद होती है उसको हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं। नाउ वी डिस्कस फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या कर रहा है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जितने भी इंटरनल ऑर्गेनल्स है सेल के, लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर में आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब सेल के अंदर मौजूद है। और सेल के सराउंडिंग पे क्या मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है। तो ये सेल वॉल क्या कर रही है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सेकंड फंक्शन क्या है प्राइमरी वॉल का, कि प्राइमरी वॉल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। इसके अलावा सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखती है, ये सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन क्या है इसका, कि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। वो मटेरियल क्या क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स या सोडियम क्लोराइड। ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड और इनसाइड द सेल, इसके जरिए सेल वॉल के जरिए। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कहाँ मौजूद होती है ये, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग पे एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
यह जितने भी टाइप के सेल है इन सब के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लाइक बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, इन सब के अराउंड सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। एनिमल सेल, इन सब के अराउंड सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था सिंगर एंड नाइकेल्सन। इन्होंने 1972 के अंदर एक मॉडल प्रेजेंट किया। इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसे मिलके बनी है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और बेसिक फंक्शन को स्टडी किया था सेल मेम्ब्रेन के। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड नाइकेल्सन, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है? लिपिड मॉलिक्यूल से बनी है। ये बाई लेयर है। बाई मीन्स टू, लेयर मीन्स लेयर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। ये जो लेयर्स है, इन लेयर्स, ये दोनों लेयर्स पे क्या मौजूद होते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के मिड में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू लेयर्स, एक अपर लेयर है, एक लोअर लेयर है। दोनों लेयर्स के बीच में, ये दोनों लेयर्स लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और इन दोनों लेयर्स के बीच में सेंटर के अंदर कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और ये लिपिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइक आइसबर्ग्स की तरह मौजूद होते हैं, जैसे आइसबर्ग्स मौजूद होते हैं ना सी के अंदर। इन्होंने रिजेंबल किया है, कंपेयर किया है इसको। जब टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाता है, -डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाता है, तो जो सी वाटर है वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है और आइस की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ये आइसबर्ग जो है वो फ्लड कर रहे होते हैं किस पे? पानी की सरफेस के ऊपर। तो इन्होंने रिजेंबल किया है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लड करते हैं लाइक आइसबर्ग्स। जो बेसिक स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं सेल मेम्ब्रेन के, तो सेल मेम्ब्रेन का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तमाम ऑर्गेनल्स की सराउंडिंग पे जो मेम्ब्रेन होती है वो इस स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के सराउंडिंग पे जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। क्लोरोप्लास्ट के सराउंडिंग पे जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नाउ वी स्टडी फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सर्टेन मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट अपने अंदर से मूव करने देती है। सिलेक्टिव मॉलिक्यूल इसके अंदर से पास आउट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड से फोल्ड हुई हुई होती है, और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल मौजूद होता है उसके अंदर जो फूड स्टोर होता है, ये उस फूड को इनटेक करती है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये इसका मेन फंक्शन है कि ये अपने अंदर से सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकता है। इसके अलावा सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास आउट होने देती है। इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड से फोल्ड हुई हुई होती है, और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल मौजूद होता है, वैक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर जितना भी फूड स्टोर होता है लाइक ग्लूकोज,
ग्लाइकोप्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट उसको इनटेक कर लेती है। तो ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। वैक्यूल्स के इनसाइड जो फूड स्टोर है उसको क्या कर रही है मेम्ब्रेन, टेक वैक्यूल से ले रही है, इनटेक कर रही है। तो ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। सेल जो है, जो तीसरा मेन पार्ट है सेल का, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इन्होंने जब सेल को स्टडी किया तो पता चला कि सेल के इनसाइड पे एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दे दिया, डेट इज न्यूक्लियस। मेन फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, कि ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल की, उन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस, एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मौजूद होता है। लुक एट दिस पिक्चर। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ मौजूद है। ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में मौजूद होता है। प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मौजूद होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ अगर हम स्टडी करें स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग पे एक एनवलप मौजूद है, एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे। इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये न्यूक्लियर एनवलप है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सराउंडिंग में मौजूद है, न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, सराउंडिंग पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे ये मेम्ब्रेन मौजूद है, एनवलप मौजूद है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे न्यूक्लियस का, वो क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसकी सरफेस के ऊपर सम पोर्स मौजूद होता है, इनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर आपको ये पोर्स नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाता है। जो नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये जेल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। Inside the nucleus, gel-like structure is present. It is called nucleoplasm. Next part जो है न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियोलस कहलाता है, जिसको न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, लुक एट दिस पिक्चर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्फेरिकल शेप बॉडी मौजूद है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो बॉडी है स्फेरिकल शेप बॉडी, इस बॉडी को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम क्रोमाटिन नेटवर्क कहते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन थ्रेड होती है, नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होता है, इसको क्रोमाटिन नेटवर्क कहते हैं। जब ये क्रोमाटिन नेटवर्क विजिबल हो जाता है तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स की जब हम कंपोजिशन को स्टडी करें तो क्रोमोसोम is composed of two substances, number 1 DNA and number 2 protein. DNA is a short name. It is the full name is deoxyribonucleic acid, and in short form it is called DNA. DNA क्या है, DNA एक हेरिडिटरी मटेरियल है। ये DNA ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर।
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर डीएनए ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ये क्या करता है, ये कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है थ्रू डीएनए। कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होती है, जो पेरेंट का डीएनए होता है वो रिजेंबल करता है किससे, ऑफस्प्रिंग्स के डीएनए से। नाउ वी मूव नेक्स्ट टॉपिक, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है। किसके दरमियान में होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के सेंटर में, इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पोर्शन मौजूद होता है। इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहते हैं। जब हम स्टडी करते हैं केमिकल कंपोजिशन को, साइटोप्लाज्म के किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसकी कंपोजिशन कैसी है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, ये डिफरेंट केमिकल्स को स्टोर करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाता है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनती है, और ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इन स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल को यूकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मौजूद होती है। तो ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, ऐसे सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है इसके सराउंडिंग पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और एनिमल सेल के न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसलिए दिस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नंबर 2 गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 4 प्लास्टिड्स, नंबर 5 सेंट्रियोल्स, नंबर 6 राइबोसोम्स एंड नंबर 7 वैक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है यूकैरियोटिक सेल के, इसलिए इनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहा जाता है। Now I will discuss first cytoplasmic organelle, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is composed of different words. Endo means inside, plasma means protoplasm, and reticulum means network. तो inside the plasma membrane एक नेटवर्क मौजूद होता है डिफरेंट ट्यूब्स का। इस नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। कहाँ से एक्सटेंड करता है, ये न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ये एक्सटेंड होता है और थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होता है टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। Types of endoplasmic reticulum. On the basis of ribosomes, endoplasmic reticulum are of two types. Number 1,
rough endoplasmic reticulum, and number 2 smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद हो, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और इसकी सरफेस पे ये राइबोसोम्स मौजूद है. तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद हो, राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. सेकेंड टाइप जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाती है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होते हैं? नाम से ही आपको इंडिकेट कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसकी मेम्ब्रेन स्मूथ हो, किसी भी किस्म के कोई राइबोसोम्स मौजूद ना हो इसकी सरफेस के ऊपर. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, तो इसको एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं. नाउ वी डिस्कस फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मेन फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स को विद इन द सेल. सेल्स के दरमियान जो डिफरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफरेंट मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो किसके थ्रू होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू होते हैं. सेकेंड फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का? कि ये हमारे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि सेल जो है वो अपनी शेप को मेंटेन रख सके. एंड थर्ड मेन फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का? जो हार्मफुल इफेक्ट होता है डिफरेंट ड्रग्स का, उसको कम कर देता है, रिमूव कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, वो पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट होती है उसका मेन कंपोनेंट है नाइकोटीन. ये नाइकोटीन जो है वो हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, डिफरेंट डिजीज कॉज करती है. लाइक स्मोकिंग से डिफरेंट डिजीज कॉज होती है, लाइक लंग कैंसर एंड आई डिजीज. तो ये जो डिफरेंट ड्रग्स का जो इफ़ेक्ट होता है, इसको हार्मफुल इफेक्ट डिफरेंट ड्रग्स का, इसको रिमूव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स. साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कैमिलो गोल्गी. इन्होंने पहली मरतबा प्लांट और एनिमल सेल के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया. इसको गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर में ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स मौजूद है. ये प्लांट सेल की पिक्चर है और इसके अंदर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स मौजूद है. ये एनिमल सेल की पिक्चर है और इस एनिमल सेल की पिक्चर में ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स मौजूद है. तो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडीज कहते हैं. गोल्गी बॉडीज क्या होती है? गोल्गी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ मेम्ब्रेन होती है. इसके अलावा ये फ्लैटेंड होती है. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज पिक्चर ऑफ गोल्गी बॉडीज. इसकी मेम्ब्रेन स्मूथ है, किसी किस्म के कोई भी सब्सटेंस मौजूद नहीं है इसकी सरफेस के ऊपर. एंड एक तो स्मूथ मेम्ब्रेन है, दूसरा क्या है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है. इसका फ्लैटेंड शेप की है. फ्लैटेंड के साथ साथ इसकी एंड पे, इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे एंड पे सम राउंड शेप स्ट्रक्चर मौजूद है. लुक एट दिस. ये राउंडेड शेप स्ट्रक्चर मौजूद है. इनको वेसिकल्स कहते हैं. ये फ्लूइड फिल्ड सेक्स होता है, इसको वेसिकल्स कहते हैं.
इन वेसिकल्स के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डिफरेंट एंजाइम्स स्टोर होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर मेन फंक्शन स्टडी करें गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या क्या मेन फंक्शन है इसका कि ये सेल सिक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। सेल जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है। तो ये जो सेल सिक्रीशन है इसके प्रोसेस में ये किसके थ्रू होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ वाटर है या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो सेल से सिक्रीशन है ये किसके थ्रू होगी? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू होगी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी स्पेशल ऑर्गेनिल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। लुक एट दिस पिक्चर, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और इसके सराउंडिंग पे डिफरेंट मेम्ब्रेन मौजूद है। एक मेम्ब्रेन आउटसाइड पे मौजूद होती है, दूसरी मेम्ब्रेन इनर साइड पे होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटसाइड पे मौजूद होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो इनर साइड पे मौजूद होती है ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके अलावा ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये इनसाइड से फोल्डेड होती है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर से अंदर की तरफ से फोल्ड हुई हुई है। ये इनर साइड से इनसाइड इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई हुई है। ये जो फोल्डिंग है ना इनर मेम्ब्रेन की, इस फोल्डिंग को क्रिस्टा कहते हैं। इस फोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टा। इस क्रिस्टा के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा जाता है। इस क्रिस्टा के अंदर ये जो फोल्डिंग है इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है और ये फ्लूइड क्या कहलाता है? क्रिस्टा कहलाता है। आई रिपीट इट अगेन, माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज्ड ऑफ डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, टू मेम्ब्रेन से मिलकर बना। आउटसाइड पे टू मेम्ब्रेन मौजूद है। एक मेम्ब्रेन आउटसाइड पे मौजूद होती है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। एक इनर साइड पे होती है, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इनसाइड से फोल्ड हुई हुई होती है। इस फोल्डिंग को क्रिस्टा कहते हैं। इस क्रिस्टा के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम स्टडी करें फंक्शन को माइटोकॉन्ड्रिया के, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन का। इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो और डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो एनर्जी जनरेट होती है। तो ये जो एनर्जी जनरेट होती है फूड के ज़रिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू फूड ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी जनरेट कर रहा है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि क्या कर रहा है? सेल्स की पावर है, ये पावर हाउस है। सेल के अंदर एनर्जी को जनरेट कर रहा है और ये एनर्जी किसके जरिए जनरेट हो रही है? फूड के थ्रू जनरेट हो रही है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? हायर प्लांट्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको प्लास्टिड्स कहते हैं। जितने भी हायर प्लांट्स हैं, इन हायर प्लांट्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको प्लास्टिड कहते हैं। लुक एट दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड की एक टाइप है। प्लास्टिड्स क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इन प्लास्टिड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट मौजूद होते हैं, लाइक ग्रीन, येलो, रेड। ये डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर।
और डिफरेंट पार्ट्स को, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट की बेस पे, कलर की बेस पे हमने प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट और कलर। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट के एरियल पार्ट्स में मौजूद होता है। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? जो सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, लाइक स्टेम एंड लीव्स। स्टेम और लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है। इस पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल जिस प्लास्टिड के अंदर स्टोर होता है, इस प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल लीव्स में और स्टेम के अंदर मौजूद होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? कि ये फोटोसिंथेसिस का जब प्लांट्स प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए कार्बोहाइड्रेट बनता है। जो फूड बनता है प्लांट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के जरिए, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और फूड बनाते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लाइक ग्लूकोज। सेकेंड टाइप जो है प्लास्टिड की, वो क्रोमोप्लास्ट कहलाती है। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड। ये कलर्ड पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर पिगमेंट्स स्टोर होते हैं। ग्रीन कलर के अलावा जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। कहाँ कहाँ स्टोर होता है ये? फ्रूट में, फ्लावर में, पेटल्स में और दूसरे कलर पार्ट्स के अंदर प्लांट्स के। क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? कि ये फूड को स्टोर कर रहा है। ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन कलर के अलावा जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, जो दूसरे कलर पिगमेंट्स होते हैं, लाइक रेड, येलो, ये तमाम कहाँ स्टोर होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इस क्रोमोप्लास्ट सेकंड टाइप है प्लास्टिड की। और ये पिगमेंट कहाँ पे मौजूद होते हैं? फ्रूट, फ्लावर्स, पेटल्स और दूसरे कलर पार्ट में। फॉर एग्जांपल, बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ पिंक कलर के होते हैं। तो ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स है, डिफरेंट कलर्स है डिफरेंट पिगमेंट्स के, ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? सेकंड टाइप के अंदर। इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये फ्रूट, फ्लावर और पेटल्स और दूसरे कलर पार्ट में स्टोर होते हैं। थर्ड टाइप है प्लास्टिड की लीकोप्लास्ट। लीको का मतलब होता है वाइट और कलरलेस। इट्स नाम इंडिकेट कि ये कलरलेस प्लास्टिड है। प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट में मौजूद होता है। प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा है? रूट के अंदर जो पिगमेंट, जो प्लास्टिड मौजूद होता है वो लीकोप्लास्ट कहलाता है। और ये क्या मेन फंक्शन क्या है इसका? ये फूड को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। आपको पता है रूट्स का मेन फंक्शन क्या है? रूट्स की सरफेस पे हेयर्स मौजूद होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं? सॉइल के अंदर जो पानी मौजूद होता है, जो वाटर मौजूद होता है और डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, इन मिनरल्स को रूट हेयर्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये पानी और मिनरल्स मूव करते हैं लीफ तक। लीफ के अंदर पिगमेंट मौजूद होता है क्लोरोफिल। इसकी प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। तो रूट्स के अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है वो लीकोप्लास्ट होता है। लीकोप्लास्ट अंडरग्राउंड पार्ट में मौजूद होता है, डेट इज रूट। और रूट के अंदर फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में।